और आज स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे पहले जो है आपको जो है सॉल्यूशन में 4 लेक्चर हो चुका था और आज का लेक्चर जो है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो और देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, आप इसमें इसके पहले डिफिनीशन जान लीजिए, फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं उसको बताते हैं। तो बच्चों पहले डिफिनीशन लिख देते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ solutions which depend upon the number of solute particle। नंबर के जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये सोल्यूट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? ये आइटम हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर मोल फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और सोल्यूट के पार्टिकल हो सकते हैं, कह सकते हैं, एंड डज नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशंस के अंदर जो है सोल्यूट पड़े हों, और वो सोल्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो आइटम के फॉर्म में हो सकते हैं, आयन के फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर उसी का मोल फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो एक टिक लिख लो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन एम ऑफ द सोल्यूट। ये एम क्या होता है? एम ए का मतलब होता है आइटम्स, आई का मतलब होता है आयंस, और एम का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एम पे डिपेंड करती है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब जब आप ये किस में पढ़ेंगे, जब कोई सॉल्यूशंस बनाने जा रहे हैं तो उसमें नॉन वोलेटाइल को आप सोल्यूट को ऐड करोगे, यानी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल्स सोल्यूट ऐड करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होती है? जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है, ठीक है, NaCl है, नमक है, ये सब जो है इसके वेपर नहीं बनेंगे, यानी ये जो है सॉल्यूशंस में पड़े रहेंगे, सॉल्यूशंस में इसका वेपर नहीं बनेगा। तो वेपर किसका होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। तो आओ देखते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है 4 होती है, कौन कौन होती है उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा होता है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशंस
इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तीसरा होता है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑफ द सॉल्यूशंस। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं और 4 में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट्स। तो बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, इसको डिस्कस करते हैं। ये मान लो प्योर कोई सॉल्वेंट है। अगर ये प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो ये प्योर सॉल्वेंट के इसके सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल होंगे। अगर कोई सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो कहेंगे ये इसमें जो है बच्चों प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या है? आपका प्योर सॉल्वेंट है। चाहे इसको मान लेते हैं कंपोनेंट फर्स्ट। तो इसके सरफेस पे पूरे के पूरे जो हैं इसी प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ इसके वेपर बनेंगे। तो इसके अंदर जो इसके वेपर बनेंगे, अब वेपर बनेंगे तो प्रेशर्स बनाएंगे। तो ये प्योर फॉर्म है तो मान लो इसका जो वेपर प्रेशर्स होगा P0। ठीक, कंपोनेंट फर्स्ट है और प्योर फॉर्म में है तो सॉल्वेंट को मान लेते हैं इसका मोल होगा तो इसका मोल फ्रैक्शंस जो है x1 है। इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट है, इसमें आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसमें आपने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आपका सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो अगर इसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब इसके सरफेस पे मान लो ये सरफेस है तो इसके सरफेस पे जो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होंगे। तो मान लो ये वाला ए वोलेटाइल्स है और इसको हम कहते हैं इसके बीच बीच में ये नॉन वोलेटाइल भी है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे आप तो यहाँ पे दोनों होंगे, इसमें वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल दोनों है। सोल्यूट मिला दिए। तो अब इसका बन गया सॉल्यूशंस। लेकिन आप जानते हैं सॉल्वेंट जो है आपका प्योर सॉल्वेंट है वोलेटाइल्स है। यहाँ कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, इसका भाप बन रहा होगा, वोलेटाइल है। और जो है सोल्यूट जो है आप जो मिलाए हैं इसमें वो नॉन वोलेटाइल से, यानी उसका भाप नहीं बनेगा, नॉन वोलेटाइल से। इसका मतलब जो है आप इसे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो नॉन वोलेटाइल यानी मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे तो उसका जो है वेपर नहीं बनेगा। तो जो इसमें वेपर बनेगा अब तो वेपर कम हो जाएगा, ये वेपर कम होगा। लेकिन अब जो होगा ये सॉल्यूशंस का वेपर होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा सॉल्यूशंस का वेपर होगा। वहाँ P0 किए थे तो मान लो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये P1 का है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि इसमें वेपर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगी, उसमें वेपर कम है तो प्रेशर कम हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि P0 का जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा P1 से। ये रहा। अब इसमें दो हैं, इसमें तो ऑलरेडी सॉल्वेंट है ही है। अब मोल फ्रैक्शन जो आपने मिलाया था वो सोल्यूट जो मिलाया होगा कुछ ना कुछ अमाउंट मिलाया होगा इसमें, तो इसका मोल फ्रैक्शन 6:2। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका भाप नहीं बनेगा। जब भाप नहीं बनेगा तो इसमें वेपर नहीं रहेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर
किसी सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर्स कम हो जाती है। तो यहाँ आप कह सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे आप कह सकते हैं, इफ़ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन volatile solvent then vapor pressures of solution decreases। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर ज़्यादा रहेगी। तो आप ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है और ये जो है आपका सॉल्वेंट का पार्ट है। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या होगी। अंतर का मतलब कह सकते हैं लोरिंग कितना हुई। तो अंतर देख लीजिए, तो कहेंगे लोरिंग इन वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर कम। सिंपल तरीका, मान लो वेपर बन रहा था, इसमें 100 वेपर है, ऐसा मान लिया कि 100 भाप इसमें है समझने के लिए, और यहाँ पे जो है अगर 30 बनने हैं तो अंतर कितना हो गया 70 की। या आप कहते हैं यहाँ पे 50 बनना है वेपर और यहाँ पे 20 है, तब भी अंतर कितना होगा 30 का। तो वही कह रहे हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना कम हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। तो आप कह सकते हैं कि जो प्योर फॉर्म में होगा उसका ज़्यादा होगा, और ये सॉल्यूशंस का है तो ये P1 है। अंतर कितना हुआ, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं राउट लॉ से, तो राउट लॉ ने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस। लेकिन यहाँ पे जो वेपर बन रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बन रहा है, तो सॉल्वेंट का लेंगे, सोल्यूट से मतलब ही नहीं है, तो ये होगा x1। और इसको जब आप हटाएंगे तो अब यहाँ पे P1 माने हैं तो इसको P1 मान लीजिए, और इसको यहाँ पे आ जाएगा P0 और ये हो जाएगा x1। तो जहाँ पे आपका ये है, ये चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो P0 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, कहेंगे P0 और उसको बोलेंगे आपको, ये बोलेंगे x1, ये हटा दिया आपने। अब जो है अगर ये देखेंगे तो ये प्योर फॉर्म का था और ये इसका किसका था, आपका सॉल्यूशंस का था। तो अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू होता है, ये सॉल्वेंट माना है तो ये सोल्यूट का इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे x2 इक्वल टू होता है 1 माइनस x1। तो अगर यहाँ पे आप कहते हैं P0, ये हो गया P0, और इस पे रख सकते हैं 1 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे x1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एक मिनट, x1 को हटाएंगे तो x1 को यहाँ रोक लीजिए, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2। इसे क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे कि P0 माइनस, इसको इसमें ले जाएंगे तो बच्चों जो है यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, जब आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P0 इंटू x1। तो यहाँ पे आप P0 आप कॉमन ले लीजिए, तो P0 जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 आ जाएगा। और देखो अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है तो x2 बराबर क्या होगा 1 माइनस x1, तो ये x2 हो जाएगा। तो ये P0 इंटू यहाँ हो जाएगा x2 और जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, लोरिंग, यानी लोरिंग का मतलब होता है कि आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटाने के बाद जो आया है, तो ये हो जाएगा। तो अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको क्या कहेंगे डेल्टा पी है, और डेल्टा पी अपान P0 कर देंगे। P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, और x2 क्या है मोल फ्रैक्शंस, आप जो है आपका ये है सोल्यूट का है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सोल्यूट, यानी सोल्यूट का है ये। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस है P0 माइनस PS, यानी सोल्यूशन का है, यानी यहाँ पे जैसे आपने P1 कहा है तो यहाँ पे PS कहेंगे तो आसान रहेगा सोल्यूशन के लिए, आप PS वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ PS इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे रिलेटिव लोरिंग, अब ये रिलेटिव हो जाएगा, डेल्टा पी लोरिंग था, इसे क्या बोलेंगे रिलेटिव लोरिंग। तो कहेंगे रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट, ये लाइन आप लिख सकते हैं।
तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P अपान P नॉट इजकल टू हो जाएगा x2। तो कहेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट। ये आपका डेफिनेशन निकल गया है। तो अब यहाँ पे जो है सिंपल कर लो। सिंपल का मतलब है आपको जो क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस क्या लगाएंगे? क्वेश्चन ये हो गया कि अगर हम इसको, इसमें तो दो होंगे, अंतर होगा। अंतर कितना मतलब P नॉट माइनस P1। तो यहाँ P1 को अब हम PS कहेंगे ताकि आपको लगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, ये सॉल्यूशंस का है, अपान P नॉट इजकल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट के। ये हो गया। अब बच्चों इसको मॉडिफाइड थोड़ा करते हैं, जिससे क्वेश्चंस लगाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का है, तो मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, पढ़ाए थे, उसका मोल अपान टोटल मोल। तो ये सोल्यूट का है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सोल्यूट का मोल अपान सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो इसको ये लिख सकते हैं N अपान N प्लस कैपिटल N, और ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया आपका रिलेटिव लोडिंग, ठीक है, आप वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये हो गया। तो ये स्मॉल n क्या है? तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट। तो ये सोल्यूट का मोल हो गया। और n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का हो गया। अब बच्चों जो है क्वेश्चंस अगर हमें सिंपल करना है, तो देखो जो चीज़ आप बाहर से मिलाओगे नॉन वोलेटाइल वो कम होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये हमेशा सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी, तो अपने क्वेश्चन लगाने के लिए अनुसार कह सकते हैं N प्लस N इजकल टू मान लेते हैं N के लिए। तो अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा N अपान N, और ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। इससे लगा सकते हैं जब मोल दिया हो। अगर मोल को अगर वेट में चेंज कर दो तो ये चेंज कर लेंगे। तो अगला अगर आप चेंज करना है तो यहाँ पे कहेंगे P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इजकल टू, ये लिखा है मोल। मोल बराबर क्या होता है? मोल इजकल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स। ये तो बच्चों इसको आप यूज कर लीजिए। तो ये सोल्यूट क्या है? तो कहेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट M। ये सॉल्वेंट का है तो इसको बड़ा W कर दीजिए, इसको बड़ा M से कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो एक फार्मूला बन के आएगा। क्या आएगा? यह आएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इजकल टू, ये बीच में मल्टीप्लाई जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कहेंगे छोटा W अपान बड़ा W इंटू बड़ा M अपान छोटा M। इस क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हैं। यानी एक रूल हो गया कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की कम हो जाती है। और रिलेटिव लोडिंग यही है। और कभी इस पे क्वेश्चंस आता है, कभी इससे क्वेश्चंस आता है। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसको सिंपली करेंगे तो ये लगेगा, या फिर वेट में दिया हो तो ये लगा। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस कैसे लगाना है, क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये NCERT एग्जाम्पल है 2.6 का, तो इसको क्वेश्चंस लगाते हैं। कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन्स। तो प्योर बेंजीन जो है यानी प्योर फॉर्म में है एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज, तो यानी जो बेंजीन का प्योर फॉर्म में होगा तो इसे P नॉट कहेंगे। तो P नॉट कितना दिया है? आपका दिया है 0.850 बार। ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कह रहा है इतना ग्राम, यानी ये छोटा W दिया है। कितना दिया है? 0.5 ग्राम। व्हेन एडेड टू इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन है, यानी जो आपका प्योर फॉर्म बेंजीन था उसका वेट है 39 ग्राम। कह रहा बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है C6H6 दिया है। कितना दिया है? 78 ग्राम पर मोल। कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी PS पूछ रहा है क्या होगा सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये भी दिया है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 0.845 बार, ये दिया है।
तो कह रहा मोलर मास ऑफ द सॉलिड, यानी जो है नॉन वोलेटाइल जो किए थे उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है आपको इसको निकालना होगा ये, ठीक है, यानी जो नॉन वोलेटाइल डाले हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसको हम कैपिटल एम से कहे थे। तो बच्चों ये हो गया कैपिटल एम निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है वेट के फॉर्म में, तो आप क्या कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इजकल टू छोटा डब्लू अपान बड़ा डब्लू। फिर ऊपर जाएंगे तो कहेंगे बड़ा एम अपान छोटा एम। बस यही है, रख दीजिए। पी नॉट आपका दिया है, पी नॉट दिया है 0.850 माइनस ये दिया है 0.845 डिवाइड बाई ये है 0.850, ये दिया है वेट, ये दिया है 0.5 वेट दिया है अपान इसका भी वेट दिया है 39। ये जो है आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का दिया है, ठीक है, क्योंकि आपका बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो पहले से पता है, ये कितना दिया है 78, तो 78 है, यही पूछा है स्मॉल एम। क्योंकि जो है जो मैंने अभी फार्मूला बताया था तो उसके बारे में बता देता हूँ। जो ये छोटा डब्लू है तो कहेंगे वेट ऑफ सोल्यूट का, वहाँ पे हमें बताना था, यहाँ बता देते हैं। ये है कहेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट का, ये ग्राम में होगा। और ये जो है मॉलिक्यूलर वेट, कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का है। और स्मॉल एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट का है। ये याद रखिएगा, जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले में इसको आपको पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट, ये जो है आपको ये निकालना है, सोल्यूट का निकालना है, यानी जो मिलाया था, तो छोटा एम निकालना है। तो इसको रख दीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये 0, ये 0, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.850। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसको पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। और 0 आएगा तो इसको कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये नीचे हो जाएगा 5/10 इंटू 2/m, 1 0, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो 1, तो इसको इसे सॉल्व कर लीजिए। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 85 है तो 85, और ये 10 है, 5 इंटू 2 है तो ये होगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाई आपका जो हो जाएगा 85 है, ये 85 इंटू 5 इंटू 10, तो 5 दूनी 10 इन दो, तो ये हो जाएगा 850। अगर 850 है, डिवाइड करना है आपको किससे, 5 से, 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 एकन्ने 5, ठीक है, 3, 5 7 35, ये 0, यानी मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो 170 आएगा, ठीक है। तो 70 ग्राम पर मोल कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट था वो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज में 2.15 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो किताब होती है उसके पीछे एक्सरसाइज दिया रहता है। तो कह रहा एनी एक्वस सोल्यूशंस ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी जो बाहर से मिला रहे हैं वो, तो W इक्वल टू होगा 2 ग्राम। तो उसमें जो है सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा, 100 में से 2 कर देंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा। कह रहा एग्जैक्ट ये प्रेशर ही है, तो ये सॉल्यूशंस का प्रेशर है, तो इसे कहेंगे PS 1.004 बार है। कह रहा एट ए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिस पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसका मतलब जो है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पूछ रहा है ये, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है, तो अगर आपसे कहा जाए, ये यहाँ देखिएगा, अगर एट ए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो कोई सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर पानी है तो इसका मतलब कब बॉयल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी जो आपसे सॉल्यूशंस की बात, मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा है, P0 की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कितने बार, 1.013 बार पे। तो यहाँ से जो पॉइंट लिखा था बॉइलिंग, ये
इस पे आप पता चल गया कि जो है नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट एक एटमॉस्फेरिक पे इतना बार होता है। ये भी बार में दिया था, ये भी बार। तो आपके पास फार्मूला है, क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इजकल टू, क्या करेंगे, छोटा डब्लू अपान बड़ा डब्लू इंटू बड़ा एम अपान छोटा एम। तो पी नॉट आपका दिया है कितना है 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाई 1.013 इजकल टू, ये दिया है 2, ये कितना दिया है 98। ये जो ये बड़ा एम होता है वाटर का होता है, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर्स ये कितना होता है 18। तो यहाँ पे आप 18 रख देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें एम आ जाएगी, स्मॉल एम यानी सोल्यूट का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें 13 में के 9 गए, मतलब 4 गए, तो 9 4 13 यानी 9। ये हो जाएगा जो है 0, तो ये भी 0 और आएगा 1.013। ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो 2 से अगर आप कर सकते हैं तो काट सकते हैं इसको, तो अगर काट देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 2 चौक 8 यानी 1/49 इंटू 18/m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू से क्रॉस कर दो, इसे क्रॉस कर दो, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1.013 इंटू 18 क्योंकि ये वाला पार्ट इस पे जाएगा, और ये होएगा डिवाइड बाई 0.009 इंटू 49। अगर आप इसको हटाएंगे तो यहाँ से हटा दीजिए, तो ये वैल्यू पूरी एक वैल्यू हो जाएगी और 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखिए कितना आएगा। तो ये जाएगा 18234 डिवाइड बाई 441। तो m इक्वल टू जो है इसका आपका आ जाएगा 41.34 इतना ग्राम पर मोल्स। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इससे कर लीजिएगा, तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ये एक्सरसाइज का सवाल था। तो बच्चों और ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। इसको देखते हैं। एलिवेशंस, ठीक है, तो एलिवेशंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एक तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आप जो है आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। तो बच्चों जानते हैं जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, देखो ये चीज़ प्रैक्टिकली है। अगर आप कोई चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लो आप घर पे चाय बनाते हैं, चाय खूब उबल रही होती है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा चीनी डाल दो तो देखो भाप बनना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्चुअली में आप देख सकते हैं खाली, लेकिन होता क्या है कि ये डब्बा क्लोज हो और उसमें अगर टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया है तो उसमें वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे प्योर फॉर्म में तो उसमें खूब वेपर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल डालोगे तो भाप बनना कम हो जाएगा, उसके बाद जो है यानी वेपर कम हो जाएंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर्स कम हो जाएंगे। तो सेम चीज़ें यही हैं। तो कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना एलिवेट होगी अगर आप नॉन वोलेटाइल डालते हैं। तो ये सेम तरीका वही है जो भी आपको बताया था कि अगर आप ये लेते हैं और अगर ये प्योर फॉर्म में सॉल्यूशंस हैं तो ये सॉल्यूशंस का ये वेपर होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो इससे खूब वेपर बनेंगे, तो ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्वेंट है, इसको कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट है, इसमें वेपर बना है। अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल इसमें ऐड कर देंगे, यानी इसमें नॉन वोलेटाइल आप डाल देते हैं तो ये बन जाएगा सॉल्यूशंस। और जब सॉल्यूशंस बनेगा तो आपकी यहाँ पे जो है इसमें दोनों लोग होंगे सरफेस पे। अगर मान लो ये सरफेस है तो यहाँ बीच बीच में जो है नॉन वोलेटाइल भी होंगे, तो इनका तो वेपर बनेगा नहीं। अब नीचे मान लीजिए
कि अगर ये वोलेटाइल वाले हैं तो वोलेटाइल वाले क्या होंगे, अब ये हटी क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो ये जाकर टकराव होगी, वो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ वेपर क्या होगा, कम होगा। तो इसके अंदर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशंस के अंदर वोलेटाइल सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि सोलूट का होगा नहीं, क्योंकि सोलूट कैसी है, सोलूट जो है आपका नॉन वोलेटाइल से। तो होगा क्या फिर, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पहले ये जान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप हेडिंग लिखे बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो कहेंगे इट इज़ द टेम्परेचर at which vapor pressure of the solutions is equal to atmospheric pressures। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस की इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसका मतलब हो गया कि वो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे एक डिब्बा है अपने, उसमें पानी भरे हैं और आपने उसमें टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर क्या होगा, उस पानी के जो है वेपर आएंगे सरफेस तक, तो सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होगा, तो वेपर कहाँ होगा, अभी तो सरफेस के नीचे ही है। अगर ज़रा सा प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बॉयल करने लगेगा। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है और इसका वेपर का प्रेशर दोनों बराबर हो। कहाँ पे बराबर हो गए, सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे क्या लगा हुआ है, प्रेशर्स, और ये वेपर का इसका प्रेशर है सॉल्वेंट का। अगर जो है उसके बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब बॉयल होने लगा। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वेपर को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हटा के अपना बॉयल होने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और वेपर प्रेशर्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर्स में एक दूसरे का इन्वर्सनल रिलेशंस होती है, ये इन्वर्सली रिलेशंस होती है, ये आपको याद रखना होगा। अगर किसी, जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे थे, ऐसा एग्जाम्पल होता नहीं कि कोई डिब्बा क्लोज होना चाहिए, उसमें सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन मैं जनरली बताते हैं। आप खूब खौल रहा था, खूब भाप बन रहा था, आपने उसमें चीनी डाल दी, इसे ऊपर से डाल दिया, तो क्या होगा, जैसे आप चीनी डालेंगे, इसे मान लो ऊपर से ऐसा छिड़क दिया चीनी, तो एक बैग वेपर गिर जाता है। लेकिन देखेगा कुछ देर के बाद फिर वेपर फिर बनने लगते हैं। इसका मतलब क्या होगा, चीनी वहाँ से हटेगी, मेल्ट होगी, तो इसका मतलब क्या है, नीचे जो वेपर हैं फिर बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते रहेंगे वेपर प्रेशर गिरता रहेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर ये बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ये तो हो गया वेपर प्रेशर। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, वेपर बढ़ेगा, और वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स, the vapor pressures of the liquid increases with increase of the temperature। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर जो है बढ़ जाती है, जब वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बातें आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वैसे खूब वेपर बनेगी, खूब वेपर बनेगी तो खूब प्रेशर रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर बढ़ेगी, तो वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में डालते हैं तो वेपर क्या होगी, कम, तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नाम क्या लिखा है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कब, जब आप नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो अगर आप देखते हैं तो वेपर प्रेशर इसमें कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। ये 100% है कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल अगर सोल्यूट डाल देते हो तो उसका प्रेशर, वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो कैसे होती है,
इसको जो है हम मिटा देते हैं और इसको ग्राफ से समझाते हैं। बच्चों ये रहा ग्राफ आपका। इधर आपका टेम्परेचर है और टेम्परेचर किस में ले रहे हैं आप? टेम्परेचर को आपको लेना है केल्विन में। तो टेम्परेचर आपको लेना है केल्विन में। और इधर क्या है? इधर है आपका प्रेशर यानी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब कोई सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो इसका वेपर प्रेशर ये रहा होगा। इसका मतलब क्या? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही बात है। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कौन सा है? ये है प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का है। अगर हम सॉल्यूशंस करते हैं तो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। आपके सामने है। अगर हम आपके सामने एक ग्राफ बना रहे हैं तो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये मान लो वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशंस का है तो ये सॉल्यूशन का होगा। ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशंस का है। और चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमने टेम्परेचर यहाँ था, यहाँ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर यहाँ ना, आपको खुद पता है कि ये ग्राफ ऊपर क्यों है? क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगा तो ग्राफ ज़्यादा है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो टेम्परेचर आपने यहाँ पहुँचा तो इस सॉल्यूशंस का वेपर यहाँ रहेगा और यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा रहेगा। यानी प्योर फॉर्म में आपको ये दिख रहा है कि वेपर जो है प्योर फॉर्म में ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, मान लो हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ा, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर चल रहे तो प्रेशर देखेंगे तो यहाँ दिखेगा, लेकिन इसमें यहाँ दिखेगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगी। हम मान लेते हैं कि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है। यहाँ से कौन सा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने ये ग्राफ कहाँ यहाँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, या फिर कह सकते हैं कि 1.013 बार है। ये वाला जो है वेपर बनते बनते ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे इसको बॉइलिंग पॉइंट पता होगी। तो और देखते हैं कि इस पॉइंट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका टेम्परेचर देखिए, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है, जहाँ पे इस एटमॉस्फेयर इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक बराबर हो गया तो यहाँ बराबर हुआ, तो इसको बोलते हैं टीबी। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। नहीं समझ पाए? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर बढ़ेगा। एक कंडीशन से आएगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया वेपर इसका। तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे सॉल्वेंट का है। किसको बोलेंगे? सॉल्वेंट का है। और जैसे तो अब इसको डोनेट कर सकते हैं कि सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, तो सॉल्वेंट को हम बोलेंगे टीबी नॉट से। और अगर हम जो है यहाँ पे इसका बराबर हुआ है तो इस पे इसको देखेंगे तो ये किसका है? सॉल्यूशन का है, तो इसको आप टीबी कहेंगे। तो ये डिफरेंस क्या होगी? इनके बीच में डिफरेंस होगी, यानी कितना डिफरेंस, तो इसको बोलते हैं टीबी। ये बच्चों देख लीजिए, जो आपका जो है एनसीईआरटी में दिया है, ये सॉल्वेंट का हो गया, प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशंस का हो गया। यही दोनों अंतर क्या कहलाती है? अगर देखा जाए तो डेल्टा टीवी अंतर किसका आएगा? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो कहेंगे टीवी नॉट माइनस टीवी। जो टेम्परेचर होगा, यानी इस टेम्परेचर पे, नहीं टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, सॉरी, ये तो सॉल्वेंट का है ना, हम इधर बढ़ा रहे हैं ना इधर, तो टेम्परेचर ज़्यादा किसका है? इसमें टेम्परेचर ये है और सॉल्वेंट का तो टेम्परेचर ज़्यादा किसका है? सॉल्यूशंस का, तो कहेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट। ये समझा देता हूँ। जब बच्चों आप इधर बढ़ेंगे ना, इधर, तो क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे देख रहे हैं ये सॉल्वेंट का है और ये वाला किसका है? सॉल्यूशन का है। तो इधर जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? सॉल्यूशंस का। तो आप कहेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट, ये कहेंगे। इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग।
सॉरी इसी को बोलते हैं एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे कहेंगे नोन एज एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। TB का मतलब है इधर जब आप जाते हैं तो सॉल्यूशन का जो है ज़्यादा होगा, ये है आपका इसका सॉल्वेंट का, तो इसी को नोन है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखा गया था बच्चों कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखते हैं तो ये देखा गया कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M के। M क्या होता है? मोलेलिटी के, और मोलेलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? इसलिए है क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मतलब कौन से हैं? नॉन वोलेटाइल वाले हैं। तो जो नॉन वोलेटाइल वाले सोल्यूट होंगे तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और M क्या है? M को बोलते हैं मोलेलिटी। ये तो अगर इसको आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है, ये आएगा KB इंटू M। ये तो जो आपका बच्चों KB होता है ना, इसी KB को आप जो है कांस्टेंट कहते हैं, इसे कहते हैं मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट। मोलल एलिवेशंस कांस्टेंट, इसका एक नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं एविलियोस्कोपी। देख लो स्पेलिंग को मिस्टेक ना हो, एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये रहा। और इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और ये क्वेश्चंस में दिया भी रहता है, ये अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। तो कहेंगे कि ये जो है डिपेंड करती है किस पे? नेचर पे। कहेंगे इट डिपेंड अपॉन, ये इसकी बात करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द नेचर। कौन सी नेचर? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और ये अलग अलग सॉल्वेंट का फिक्स होता है, तो कहेंगे ये फिक्स्ड होती है अलग अलग सॉल्वेंट की। तो अलग अलग सॉल्वेंट की फिक्स होती है नेचर पे, वाटर का अलग है, अल्कोहल का अलग है, ठीक है, बेंजीन का अलग होती है। तो सबका दिया रहता है, क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को अगर क्वेश्चंस लगाना है तो और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको अगर आपको क्वेश्चंस लगाना होगा तो हमने पढ़ाया था, देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, क्या पढ़ाया था? स्मॉल m इंटू W ग्राम में अपॉन 1000। ये आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिए, जब आपको मोलेलिटी पढ़ाया था। तो इसको M को अगर आपको हटाना है तो M को हटा के वहाँ रख दीजिए। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा? M इक्वल टू आ जाएगा छोटा W इंटू 1000 अपान, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट कहेंगे M, और कहेंगे W इन ग्राम। ये इसको उठा के वहाँ रखेंगे तो एक फार्मूला बन के आएगा, डेल्टा TV इक्वल टू KV इंटू छोटा W अपान M तो 1000 अपान ये ग्राम में दिया रहेगा। तब इससे आपको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे भी एक चीज़ और पता कर सकते हैं, यूनिट निकालना चाहें तो इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ जो है बच्चों, इसको नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो मैंने कहा ये कांस्टेंट है, यहाँ मिटा देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि इसका मतलब होता है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और जो यहाँ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों हुई? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी की है। मोलिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो आप यहाँ मोल लेंगे सोल्यूट का, ये नॉन वोलेटाइल लेंगे, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर आयंस मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड करेगी। यूनिट कहते हैं। तो यूनिट ऑफ KB, तो KB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TB अपान M, ये रहा। तो इसकी यूनिट क्या होती है?
इसकी यूनिट जो होगी बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर इसकी यूनिट होगी तो टेम्परेचर लेंगे, और ये क्या होता है, ये होता है मोल अपान किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो कहेंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल। अरे टीवी टेम्परेचर है तो किसको लेंगे, केल्विन। ये क्या है, ये मोल अपान किलोग्राम सॉल्वेंट का है, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो नीचे मोल ले जाएगा, तो ये जगह यूनिट इसकी हो जाएगी केल्विन किलोग्राम, ठीक है, अपान मोल। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। बच्चों इसको देख लीजिए, ये आपके सामने है, इस पे क्वेश्चंस आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीज़ आपकी है, तो इस पे क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ। तो ये कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है 2.7 का। क्या कह रहा है, कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो यानी डब्लू दिया है, कितना दिया है, 18 ग्राम। कह रहा है डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपको ये जो डब्लू होता है ये पहले से 1 किलोग्राम में दिया है, तो फार्मूले में जो आप ग्राम में लेते थे पहले से 1 किलोग्राम दिया है। कह रहा है कि इन ये 700 पैन इट वाट टेम्परेचर विल बी बॉयल्स, ये कह रहा है कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा। तो आपका ये टेम्परेचर दिया है, केवी भी दिया है, केवी इतना वाटर का दिया है 0.52 दिया है, केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है। कह रहा है एट वाट टेम्परेचर इट विल बॉयल्स, इसका मतलब है कि आपका डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी भी दिया है 1.013 बार, ठीक, ये दिया है। तो अगर हमको जो है टेम्परेचर हमें निकालना है, कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा एक्चुअली में, तो वाटर, तो आप हम फार्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टी वी इक्वल टू, क्या होता है, अभी जो मैंने आपको सॉल्व किया था उसी फार्मूला रखना है, क्या कहेंगे, के बी इंटू छोटा डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 नहीं रखना होगा, अगर आप 1 रखना हो तो उसको ग्राम में बनाना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपान क्या कहेंगे, फार्मूले में एम था और ये डब्लू था, तो डब्लू ऑलरेडी ग्राम में थे, यहाँ किलोग्राम में दिया है, तो उसको 1000 नहीं रखेंगे। ये हमें डेल्टा टी बी जो है, एक मिनट, हमारा जो है आपको टेम्परेचर निकालना है ये, तो ये टेम्परेचर आपका दिया है, यानी बॉयल कर रहा है वाटर बॉयल ये, तो ये टेम्परेचर आपका डेल्टा टी बी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर कह रहा है ये बॉयल कर रहा है, तो इस टेम्परेचर को आपको, पहली बात तो डेल्टा टी बी अगर आप निकालते हैं तो इतने पे बॉयल कर रहा है, तो इसको अगर रखते हैं, पहले रखो कितना है 5.2, डब्लू दिया है 18, ये एम आपका दिया है कितना, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये वाटर का है, जो नॉन वोलेटाइल मिलाया गया है, तो नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज मिलाया गया है, तो ग्लूकोज को निकालना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट यानी एम C6H12O6, तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, ये हो जाएगा 12 और 16 छक, ठीक है 96, तो ये करीब कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा आपका 180, तो ये हो जाएगा 180, ये 1 किलोग्राम दिया है, तो डेल्टा टी बी आपको यहाँ से पता हो गया। तो इसे आप काट लेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ ऊपर बढ़ जाएगी, तो जो आएगा तो आएगा 0.052, ये आपका डेल्टा टी बी हो गया। अब डेल्टा टी बी में आपको बताए थे, क्या बताए थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेल्टा टी बी कितना आपका ये आया 52, ये तो हमको निकालना है क्योंकि कितने बॉयल करेगा, ये हो गया, तो ये निकाल लेंगे। ये सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का पता है, अगर पानी है तो पानी कितना होता है 100 सेंटीग्रेड, तो अगर आप इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये अगर 273.120 इतने बॉयल करता है। तो इसको इधर ले आओ, टी बी ही रोक लो, तो टी बी बराबर क्या हो जाएगा 273 प्लस 0.052, तो करीब करीब जो है 273 इसमें और जुड़ जाएगा, ये तो होगा, तो जोड़ दीजिए इसको। तो अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 273 ये है आपका 0.15 और ये है 0.052, तो 2 ये हो जाएगा, 5 5 10, 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3, तो 273 ये, तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 273.202 के आसपास ही हो जाएगा। और 100 नहीं, 100 तो और जोड़ना होगा, 1 मिनट, 273 ही हो गया प्लस 100, क्योंकि 100 जोड़ेंगे ना, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड होता पानी का, इसको सही कर लो 1 मिनट।
बच्चों ये आपको सही करना होगा, क्योंकि ये पानी ऑलरेडी जो है 100 सेंटीग्रेड होती है, तो 100 उसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टीवी, ये होगा 373.15 ये होगा। अब ये हो गया आपका 052, तो टीवी इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जोड़ दो तो 373.5 प्लस 0.052, अब ये होगा। ठीक है, तो आप इसमें कर लेंगे, तो 373.5 0.052, तो ये हो जाएगा 2, 5 5 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 373.202 ये हो जाएगा। क्यों, एक बार समझा देता हूँ। आपका है ये वाटर, तो वाटर कितने बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड, और 100 सेंटीग्रेड मतलब उसमें 273 और जोड़ोगे 273.5 तो 300 हो जाएगा। और जो आपने निकाला है डीवी ये, तो अब ये पूछ रहा है कि सोल्यूशन जब आप मिलाते हैं तो सोल्यूशन कितना होगा, तो जो ये जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ा ही मिलेगा, अगर आपने जो है बढ़ा नहीं निकाला तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ये इतना केल्विन से। ठीक बच्चों, तो ये आपका 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वालिटेटिव और मिल जाएगी आपको। बच्चों ये सही कर लो, ये डेल्टा टीवी नहीं है, ये जो टेम्परेचर है ये प्रेशर वो है जिस पे पानी बॉयल कर रही थी। देखो कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन वाटर बॉयल, इसका मतलब ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ग्राफ जो बनाया था आपको ये ग्राफ, तो यहाँ जो ग्राफ दिया था एटमॉस्फेरिक वाला, तो यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या 1.013 बार है, तो ये जो प्रेशर आपका दिया है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी सॉल्यूशंस की, तो ये वाला है। यहाँ से जो है आपको डेल्टा टीवी ऑलरेडी निकालना ही है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉल्यूशंस जो है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगी, अगर पानी है अगर वो 100 डिग्री पे सेंटीग्रेड है यानी 273 है, तो 273 से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हम गलती से लिख गया था ये डेल्टा टीवी, तो आपका ये नहीं है ना, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टीवी कहाँ होगा, टीवी तो टेम्परेचर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.013 पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगी, अगर पानी यहाँ जो देखो 2 ग्राफ बनाया था, एक ग्राफ था ये सॉल्वेंट का और एक ग्राफ था आपका सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट यहाँ अगर बॉयल करती है 100 सेंटीग्रेड पे, तो ये कितना करेगी, तो पानी तो ऑलरेडी कितने कर रही है 373 पे, तो ये 373 से ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है बच्चों।